बायोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी को पढ़ने बैठते हैं तो सब अच्छे से समझ आता है, एंजॉय भी करते हो टॉपिक को, बट थोड़े टाइम बाद बायोलॉजी को भूल जाते हो? तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सभी बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ फेस करते हैं वो ये है कि बायोलॉजी हमको याद नहीं होती है। एक तो यार मार्केट में सबने पता नहीं एक खबर फैला रखी है कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है। अरे नहीं भाई नहीं, देखो ये हम मान लेते हैं और ये सच भी है कि बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जहां पर बहुत सारी थ्योरी होती है, बट यार ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है जहां पर हम बहुत सारी चीजें अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो यार ये देखो ये समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप बायोलॉजी को है ना समझ के पढ़ेंगे तो सब कुछ याद रहेगा, बट अब ये करना क्या है? तो सबसे पहले तो भाई ये बात हम सबको एडमिट करनी पड़ेगी कि बायोलॉजी की जो हमारी एनसीईआरटी होती है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वहां पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, वहां पे बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं। अब इन सब चीजों को हमें क्या करना है, अलग अलग तरीके से टैकल करना है। तो सबसे पहले बेटा अगर आप क्लास 11th में है या 12th में है या नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर आप बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं और उसको याद करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो गाइस लिसन टू माय वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई जैसा कि मैंने कहा बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो मेनली यहां पे सबसे पहली चीज क्या रहेगी बेटा, हमारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। दूसरी चीज, अब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर क्या आएंगे, बहुत सारे नए नए टर्मिनोलॉजीज आएंगे, है ना। तो हमारी दूसरी चीज क्या हो गई भाई, हमारी टर्मिनोलॉजीज हो गई। तीसरी चीज क्या होती है भाई, जब कॉन्सेप्ट्स आते हैं, टर्म्स आते हैं, तो साथ साथ आते हैं डायग्राम्स। तो तीसरी चीज हो गई हमारे डायग्राम्स। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, एज आई सेड, हमारे एग्जाम्पल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं when it comes to biology, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्पल्स के अराउंड भी क्या है पूछे जाते हैं। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि भाई कैसे इनके साथ डील करना है। तो सबसे पहली चीज जैसा कि मैंने कहा कॉन्सेप्ट्स। अब यार बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को हमें क्या करना है, सबसे पहले समझना है, डायरेक्टली रट्टा नहीं मारना है। बच्चों को लगता है जो लाइन लिखी है ना बस इसको पढ़ लो और याद कर लो, नहीं बच्चा ऐसा नहीं करना है। किसी भी कॉन्सेप्ट्स को रटने से पहले, याद करने से पहले आपको उसको समझना होगा, और जब आप उसको समझोगे ना वो चीज आपके दिमाग में रिटेन होगी लंबे टाइम तक, ठीक है। और बेटा समझना भी कैसे, अब देखो जब आप किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल मेरी क्लास देख रहे हो या कहीं से भी बेटा आप पढ़ रहे हो, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता ना बेटा, डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। आपको कोशिश करनी है कि यार ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं क्या मुझे इसके बारे में पहले थोड़ी नॉलेज है, या मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को किसी प्रीवियस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूं। तो आपको टॉपिक्स को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे भाई, हमें सेल के बारे में पता होना चाहिए कि सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, राइट। या फिर आप सेल साइकिल जैसा टॉपिक पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको पता होना चाहिए ना यार क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम में क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, सेंट्रोमियर क्या होता है। तो आपको बेटा बेसिक से क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को कनेक्ट करना आना चाहिए। अब जब तुम बेटा टॉपिक को पढ़ लेते हो तो भाई मेक श्योर आपको ये करना है कि आपको एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करनी है। एनसीईआरटी रीडिंग हमें इसलिए करनी है क्योंकि कई बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है घुमा फिरा के बताई जाती है, और जो हमने पढ़ा उसके बाद क्या हम एनसीईआरटी की लाइंस को डिकोड कर पा रहे हैं। अगर तुम बेटा एनसीईआरटी की लाइन को समझ पा रहे हो, अपने टॉपिक से कनेक्ट कर पा रहे हो, दैट मींस तुमको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चंस। बेटा अगर तुम किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, वहां पर क्या लॉजिक लग रहा है, वहां पर हर वाई का आंसर कर पा रहे हो, वहां पर आप कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपको वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है, राइट। तो इसको बोलते हैं 3 लेयर मेथड। स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट, टॉपिक को क्या करो, बेसिक प्रीवियस टॉपिक से कनेक्ट करो, एनसीईआरटी लैंग्वेज को डिकोड करो, एनसीईआरटी रीडिंग करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, राइट। और जब ये सब कर लोगे ना बेटा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, वो चीजें ना आपको मेमोराइज हो जाएंगी। अब उस टाइम के लिए तो हो जाएंगी मैम, बट एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद कुछ याद नहीं रहता,
होता है बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, रिविजन। ऑब्वियस सी बात है बेटा, किसी के नंबर को भी बेटा तुम एक पर्टिकुलर टाइम तक ही याद रखते हो, अगर उनको फोन नहीं करोगे तो कुछ टाइम बाद उनका भी नंबर भूल जाओगे, राइट। तो यहां पर क्या कह रहे हो, उसका नंबर तो हम नहीं बोलते, अरे वापस आ जाओ। देखो भाई, तो यहां पर अब क्या करना है आपको बेटा, दो तरीके से आप रिविजन कर सकते हो। या तो आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये होता है जैसे तुमने सोचा कि आज तो मैं प्लांट किंगडम चैप्टर को या एनिमल किंगडम चैप्टर को क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। तो तुम्हारे क्या है बेटा, पूरे चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया हुआ है ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने सोचा भाई चलो भाई लेट्स रिवाइज ब्रायोफाइट, है ना। तो तुम बेटा हाँ किताब बंद करके याद करो यार, इसमें ये था, इसमें 2 ग्रुप्स थे, इस ग्रुप में ये था, इस ग्रुप में ये था, तो आप ये कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है बेटा, कहीं पे रुक जाओगे, है ना, कहीं पे अटक जाओगे, किताब खोलो, याद करो इसके बाद क्या था, है ना। तो उसको क्या कर लो बेटा, मार्क कर लो और कहीं पर लिख लो कि यार यहां मैं अटका था। तो चांसेस ये है कि हो सकता है बेटा दोबारा तुम अटको, तो तुम्हें पता रहे कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, ठीक है। दोबारा किताब बंद करो, दोबारा से स्टार्ट करो, ठीक है। और देखो बेटा, अब जो तुमने दोबारा, है ना, जब तुम दोबारा से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा जो एक्टिव रिकॉल है वो बेटर हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, फ्लो चार्ट बना सकते हो। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। फ्लो चार्ट बनाने से भाई चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जहां पर प्रोसेसेस होती हैं, लाइफ साइकिल्स होती है, वहां पर बेटा फ्लो चार्ट बनाना इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू रिवाइज थिंग्स। जैसे कि भाई, है ना, जैसे ब्रायोफाइट है, तुम रिवाइज करो तो लाइफ साइकिल का बेटा तुम क्या बना लो, फ्लो चार्ट बना लो, है ना। कि भाई हमारे पास गेमेटोफाइट होता है, गेमेटोफाइट पे हमारा एंथ्रीडियम बना, आर्किगोनियम बना, मेल्स गैमीट बना, फीमेल गैमीट बना, फिर फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, स्पोरोफाइट, है ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, लिख लिख के फटाफट से उसको फ्लो चार्ट बना के रिवाइज कर लो। उसके अलावा जैसे सेल साइकिल चैप्टर पढ़ रहे हो बेटा ना, तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप था, इस स्टेप के बाद ये स्टेप था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो बेटा आप इस तरीके से करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको क्या होगा, चीजें रिवाइज हो जाएंगी एंड इट एक्चुअली वर्क्स। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू स्टडी व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज। तो ये एक्चुअली में बहुत अच्छा तरीका है। अब बेटा कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी। अब टर्मिनोलॉजीज के लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको एक नोटबुक बनानी है, 2 नोटबुक बनानी है, एक आपको टर्मिनोलॉजीज की बनानी है और एक एग्जाम्पल की बनानी है ना। छोटी सी कोई नोटबुक ले लो यार, 10 15 20 रुपए की कोई छोटी सी नोटबुक ले लो बेटा। उसमें क्या कर लो बेटा, आप हर चैप्टर की टर्मिनोलॉजीज को लिखो। जैसा कि मैंने कहा ना, जब तुम एक्टिव रिकॉल कर रहे थे तो कोई टर्म आया जहां पे तुम अटके होगे, या फिर जब तुम पढ़ ही रहे थे बेटा उस पर्टिकुलर चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को, तो कुछ आपको ऐसे टर्म्स सीखने को मिले होंगे जो आपके लिए बहुत नए थे। तो उनको क्या करो बेटा, उनको पर चैप्टर वाइज ना लिस्ट आउट कर लो। जैसे कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास 11th में हो तो हो सकता है भाई प्लांट किंगडम का था ना एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ऐसे भाई लिख दो प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में भाई कौन से टर्म्स पे तुम अटके, है ना, तो उनको लिख लो। जैसे कि भाई मैम यहाँ पे गैमीटोफाइट हमारे लिए एक नया टर्म था, या हम स्पोरोफाइट टर्म पे अटक रहे हैं, राइट। उसके अलावा मैम ये प्रोथैलस क्या है, या प्रोटोनीमा क्या है। तो यार ये सारे जो मुश्किल टर्म्स आपको लग रहे हैं ना बेटा, उनको इस तरीके से लिस्ट आउट करते चले जाओ, उनको इस तरीके से क्या करते चले जाओ, लिस्ट आउट करते चले जाओ, ठीक है। और बेटा उसका मतलब आपको आना चाहिए। हाँ भाई गेमेटोफाइट तो वो था जो गैमेट बनाता है, स्पोरोफाइट वो था जो स्पोर्स बनाता है ना, ये था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, उस चीज के साथ डील कर पाओगे आप। क्योंकि अगर आप इस तरीके से इन सारे टर्मिनोलॉजीज को स्कैटर्ड फॉर्म में पढ़ोगे ना बेटा तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बट अगर आप इन सारे मुश्किल टर्म्स को एक जगह पे इस तरीके से नोट डाउन कर लोगे ना, तो आप उनको क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। हाँ ये था, ये था एंड ये था, एंड इट एक्चुअली वर्क्स। और अगर बिल्कुल नहीं ऐसा हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा है, तो भाई इनकी इस शीट को बेटा कहीं पे चिपका दो, आते जाते देखो, खुद याद हो जाएगा। हाँ यार इस चैप्टर में ये टर्म्स थे, ठीक है। उसके बाद भाई आ जाते हैं डायग्राम्स पे। तो भाई अगर तुम 11th 12th में स्कूल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई वहां पर तो तुम्हें डायग्राम्स के साथ डील करना ही पड़ेगा। अब हमारे साथ दिक्कत ये है, हम तो आर्टिस्टिक बन जाते हैं, है ना, हम सीधा पिकासो की वाली पेंटिंग करने की सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है बच्चा। पेपर में बेटा आपका आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं देखा जाएगा, पेपर में देखा जाएगा आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता। कॉन्सेप्ट मतलब कि भाई हार्ट का डायग्राम आ गया तो बेटा वहां पर एटलीस्ट आपके डायग्राम में
क्या पता तो चले हाँ भाई 4 चेंबर हैं, तो बेटा इट इज नॉट अबाउट द एग्जैक्ट पेंटिंग और डायग्राम, इट इज अबाउट कि आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में कितनी जानकारी है। आप एक बेसिक आउटलाइन डायग्राम बनाकर भी आएंगे बेटा, आपको तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। बट मेक श्योर ये करना है कि जो डायग्राम है वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए बेटा, एक तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बेटा उसमें करेक्ट लेबलिंग होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर होता है। सभी डायग्राम्स पे बेटा ये चीज अप्लाई होती है। एंड प्लीज बेटा पेपर में डायग्राम पेंसिल से बनाकर आना। अच्छा, उसके बाद बेटा आ जाते हैं एग्जाम्पल से। तो जैसा कि मैंने कहा भाई एग्जाम्पल बेटा आपके एक आंसर को बड़ा ही निखार देते हैं, और एग्जाम्पल्स के ऊपर बेटा बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस में बेटा एग्जाम्पल्स पूछे भी जाते हैं। अब इतनी सारी थ्योरी में इतने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भी हम एल्गी की ही बात करें तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, भाई इतने सारे एग्जाम्पल, ब्रायोफाइट्स में इतने सारे एग्जाम्पल, टेरिडोफाइट्स में इतने सारे एग्जाम्पल्स, तो यार ऐसे याद रखेंगे। तो जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो ना बेटा उस टॉप पे है ना, तो क्या करो, जैसे कि मैंने कहा एक नोटबुक तुम बना लो किसकी, एग्जाम्पल्स की। उसमें क्या करो, चैप्टर का नाम लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया, पहला टॉपिक हो गया एल्गी। तो एल्गी में है ना ग्रीन एल्गी के सारे एग्जाम्पल लिख लो, ब्राउन एल्गी के सारे एग्जाम्पल लिख लो, है ना रेड एल्गी के सारे एग्जाम्पल लिख लो, राइट। जैसे या फिर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की बात कर रहे हैं तो वहां पर भाई है ना बैक्टीरिया के जो भी आपको साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल लिख लिए ना, फंजाई के एग्जाम्पल लिख लिए। तो इस तरीके से आप एक जगह पे सारे एग्जाम्पल्स लिख लोगे ना तो आपको बेटा लास्ट मोमेंट पे उनको रिवाइज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। और ये बहुत बहुत हेल्पफुल होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। सिर्फ आपको नोटबुक खोलनी है, आपने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सबके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बस उनको रीड कर लो तो आसानी से क्या होगा बेटा, रिकॉल हो जाएगा। और इसके अलावा मैं तो जब पढ़ाती हूँ तो मैं ऑब्वियसली आपने देखा होगा क्लास में बहुत सारे न्यूमोनिक्स कराती हूँ। न्यूमोनिक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो बेटा, एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे न्यूमेनिक्स बनाओ, छोटे छोटे ट्रिक्स बनाओ बेटा। इस तरीके से क्या है, बेटर तरीके से क्या रह पाओगे आप, उन चीजों को अपने दिमाग में लंबे समय तक रख पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो आप प्लीज ट्राई करना, इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना व्हाइल यू आर स्टडिंग बायोलॉजी। और प्लीज मुझे भी बताना क्या आप एक ऐसी अलग चीज करते हो इन द कॉमेंट सेक्शन, सो दैट मुझको और हम सभी आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या मिल सके, इससे हेल्प मिल सके। सो ये थी बेटा छोटी सी स्ट्रैटेजी, जरूर बताना आपको कैसी लगी। फिर से मिलते हैं, सी यू।